नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कविंद्र। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कल, मनोहर पर्रिकर समेत कई मंत्री लेंगे शपथ। गोवा में लक्ष्मीकांत पार्सेकर बने नए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में की स्वच्छता अभियान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत 9 लोगों को दी जिम्मेदारी। बर्दवान विस्फोट का मुख्य आरोपी जमातुल मुजाहिदीन का बांग्लादेशी कमांडर साजिद गिरफ्तार। 10 लाख रुपए का था इनाम। मौत की सजा पाए मछुआरों के लिए तमिलनाडु सरकार की कोशिश तेज। 10 नवंबर को श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट में अपील। पुरुष हॉकी सीरीज में भारत को 2-1 से बढ़त। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात। भारत श्रीलंका के बीच तीसरा क्रिकेट वनडे कल। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में गंगा किनारे सफाई कर स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और क्रिकेटर सुरेश रैना समेत 9 लोगों को सफाई अभियान के लिए नामित किया। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री सुबह गंगा नदी के 80 घाट पहुंचे। गंगा नदी की विशेष पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने घाटों के आसपास जमा गाद को साफ किया। नरेंद्र मोदी ने 9 लोगों को इस स्वच्छता अभियान के लिए नामित भी किया, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, क्रिकेटर सुरेश रैना के साथ मोहम्मद कैफ, भोजपुरी अभिनेता और गायक मनोज तिवारी के साथ कैलाश खेर, हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव, चित्रकूट में हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर स्वामी रामभद्राचार्य, संस्कृत विद्वान देवी प्रकाश द्विवेदी और लेखक मनु शर्मा शामिल हैं। हर व्यक्ति सफाई करने के बाद 9 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। जब मैंने दिल्ली में सफाई की थी तब 9 लोगों को नॉमिनेट किया था। आज दोबारा मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 9 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री 2 दिन के वाराणसी दौरे पर थे। इस दौरे में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के जयापुर गांव को गोद भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता प्रभात झा साहब। स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में गए और वहां पर भी मैं कहूं कि उस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, स्वच्छता अभियान, लेकिन सवाल यह कि जिस तरह का वो संकेत या संदेश दे रहे हैं, वो एक आखिरी व्यक्ति तक वो संदेश उस तरीके से पहुंच रहा है, या फिर मैं कहूं कि महज ये एक खानापूर्ति के तौर पर ये मिशन कहीं तो नहीं अटकेगा? ये आशंका है बिना वजह की। ये पूरे 125 करोड़ आबादी को आह्वान किया है उन्होंने। स्वच्छता स्वयं के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। स्वयं के शहर से, स्वयं के घर से, स्वयं के समाज से, स्वयं के संगठन से, स्वयं के राज्य से, स्वयं के राष्ट्र से जुड़ा मसला है। और इसलिए हर नागरिक इसके प्रति सचेत होगा। जागरूकता फैलाना, जागरण करना और मानसिकता बनाना, और यह पहल बहुत शानदार है। देश खड़ा हो रहा है। यह आशंका व्यक्त मत करिए, और ये आशंकाओं से ही बातें गिर जाती हैं। आपका भी काम है चैनल के माध्यम से जनता का उत्साह बढ़ाना और ऐसे कार्यों में अपना योगदान देना। प्रभात जी, इस आशंका के पीछे जो वजह है मैं उसकी तरफ इशारा कर दूं। वजह यह है कि जब प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस काम के लिए नामित करते हैं तो समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारियों की ओर से ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसे काम स्वयं आगे बढ़कर लिए जाते हैं। नामित करने से के पहले क्या मैं कहूं कि एक तरीके से रिलेशन, डायलॉग, बातचीत, क्या कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं? क्यों इस तरह की बातें दूसरी पार्टी या फिर कहूं कि पार्टियां राजनीति भी कर रही हैं इस मसले को लेकर? आपको जानकारी का अभाव है। स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि मैं बहुत खुश हूं और मैं स्वयं क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी, एक कदम और बढ़कर आगे कदम करने जा रहा हूं। और प्रधानमंत्री जी का ये जो सपना है इसको मैं पूरी तरह से, और वैसे ही उत्तर प्रदेश को मैं पहले से भी इस दिशा में ले जा रहा हूं। आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। मैं अभी हाल ही डिबेट में था तो गौरव भाटिया जी ने बताया।
बिल्कुल बताया होगा सर, लेकिन मैं भी आपको बता रहा हूं जो कि सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी के नेताओं के कमेंट्स हैं, मैं उसके आधार पर आपको ये बता रहा था, मैं पूछ रहा था। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, गौरव भाटिया जी उनके चलिए। प्रवक्ता हैं, उन्होंने स्वयं कहा है आज तक पर, ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं, और ऐसा नहीं होता है। अच्छी बात को उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा अभियान है और मैं भी चाहता हूं उत्तर प्रदेश क्लीन और ग्रीन बने। सभी यही चाहते हैं। सवाल यही था जी कि राजनीति असल में आड़े तो नहीं आ रही, सवाल ये था। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं कि बनारस को लेकर नहीं जिस नहीं तरीके नहीं 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 नहीं, कोई चिंता नहीं करिए, राजनीति नहीं है, ये राष्ट्र नीति है और ये सबके लिए है, एक एक के लिए है। संघीय प्रणाली में हर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सहित एक एक मंत्री, एक एक मेयर, एक एक चेयरमैन, सारे लोग इस काम में लगेंगे। एनडीटीवी ने तो स्वयं मुहिम चलाकर रखा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अभियान है, जन आंदोलन है। ये किसी एक व्यक्ति का, एक पार्टी का, एक सरकार का काम नहीं है, ये हर व्यक्ति का काम है और इसको ग्रहण नहीं लगाना चाहिए। दूसरे मैं सवाल की तरफ आता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री इनिशिएट कर रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में कामों को लेकर, इससे पहले याद नहीं पड़ता कि कभी भी इस तरह के इनिशिएट लिए गए हों, दौरा किया गया हो, चंद महीनों के अंदर दोबारा वहां पर पहुंचते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन जीने वाले जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अब न सिर्फ प्रेरणा मिलेगी बल्कि एक दबाव भी बनेगा इससे? मेरे मित्र, दबाव नहीं बनेगा, प्रेरणा मिलेगी कि उन्होंने भी एक आदर्श गांव लिया है। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की किस तरह से नर्सरी कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास की भी चिंता करते हैं। कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि मैं दोबारा आपके पास आया हूं, मुझे समय कम मिलता है लेकिन मैं बोलूंगा कम, करूंगा ज्यादा। ये तमाम सारी बातें वो करते हैं और अपने जनता को, कार्यकर्ता को विश्वास में लेते हैं। ये प्रेरणा है देश के प्रत्येक सांसद को जो संसद में बैठते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बैठते हो। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है उन्होंने प्रेरणा दी और सबको लेना चाहिए। और बनारस किस तरीके से मैं कहूं कि नए रूप, नए कलेवर में जो कहीं ना कहीं कोई खाका तो खींचा गया होगा, क्या कुछ इशारा करेंगे उसकी तरफ कि क्या होगा नया कलेवर शहर का? देखिए, वो जापान गए थे तो आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि मैं काशी को क्योटो बनाना चाहता हूं। पुरातन छूटे नहीं, परंपराएं छूटे नहीं, संस्कृति छूटे नहीं, लेकिन नूतन की ओर भी बढ़ना है। काशी का सांस्कृतिक जो विरासत है उसको जीवित रखते हुए उसके नई दिशा में ले जाने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं और यही उन्होंने वहां पर एक अपना कार्यालय भी खोला है। ये सब चीजें दिख रही हैं कि निश्चित तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर होने के नाते जिस तरह से उनको काशी ने प्यार दिया, बनारस ने प्यार दिया है और जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, आपने कल देखा 20 करोड़ परिवार, उन्होंने कहा कि 20 करोड़ बेटियों की शादी आने वाले वर्षों में होने वाली है और 20 करोड़ साड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। हर मां चाहती है कि वो बनारस की साड़ी अपनी बेटी को दे, इसलिए उसकी मार्केटिंग हो। उन्होंने वहां पर उसके लिए उसके प्रमोशन के लिए, उसके प्रमोट करने के लिए एक वहां पर ट्रेड सेंटर भी खोला है उन्होंने। बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। निश्चित तौर पर एक नया रूप देने के लिए गंगा घाट की, आप 80 घाट पर गए सुबह, अचानक गए, सफाई अभियान, 1 माह में उसकी सफाई हो जाएगी। सड़कों, देखिए एक प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा वो एक पहले कहना चाहते कि मैं सांसद हूं और सबसे बड़ी बात उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खाका खींचा हुआ। वो उन्होंने कहा कि मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा, बैठकर और सारे मुद्दों पर विचार करूंगा। कितनी तमाम सारी योजनाएं उन्होंने अपने दिमाग में रखी हुई है। धीरे धीरे काशी का विकास बहुत बहुत सामर्थ्य के साथ किया जाएगा। प्रभात जी, एक आखिरी सवाल, और ये जिस तरीके की अब तक की राजनीति या फिर देश में काम हुए हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इससे पहले भी अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने या फिर नेताओं ने योजनाएं बनाई, बहुत अच्छी योजनाएं रही, लेकिन व्यवहारिकता जो होती है वो धरातल पर आमूर्त रूप जो है वो नहीं ले सकी। किस तरीके से सिस्टम को आप, मैं कहूं कि उसको कसेंगे या कसने की कवायद शुरू हो चुकी है ताकि वो मूर्त रूप ले सके जो योजना, जो सपना हमारे जनप्रतिनिधि देख रहे हैं? देखिए, गुजरात का उदाहरण है। वो प्रधानमंत्री से पहले मुख्यमंत्री भी रहे 12 साल। गुजरात के तकदीर को बदला उन्होंने, गुजरात के विकास को एक नए पादान पर लेकर गए
और देश ने उनको स्वीकारा, देश ने संवारा, और यही था कि गुजरात मॉडल के नाम पर। इसीलिए भारत को भी एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह आशंका और कुशंका दोनों बनी रहेगी, लेकिन विश्वास न टूटे, जन जन का विश्वास बढ़े और उसमें बने, इसकी आवश्यकता है। पहली की सरकारें क्या करती रही हम नहीं जानते हैं, कैसे प्रधानमंत्री थे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, कैसी सरकार है थी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, कैसे मंत्री थे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। हां, हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि 6 महीने के करीब होने जा रहे हैं, अभी तक इस मंत्रिमंडल पर कोई आरोप प्रत्यारोप विरोधी दल कोई दल नहीं लगा सकता है। इसलिए एक ईमानदार कदम भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में सबसे बड़ा रोग था ये, और इसको समाप्त करने की दिशा में एक कदम जो बढ़ा है। प्रभात जी, गुजरात जिस मॉडल की आप बात कर रहे हैं, असल में जब किसी एक राज्य की कमान आपके हाथ में होती है, वहां का पूरा सिस्टम, जिन योजनाओं को हम साकार करना चाहते हैं वे सारी योजनाएं साकार होंगी। प्रभात जी, जब किसी एक राज्य की कमान होती है, उसका पूरा सिस्टम आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन जब देश में सरकार है, यानी कि केंद्र में, और ऐसे में राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, तो कोऑर्डिनेशन और कई ऐसे मसले होते हैं जहां पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है। मैं उस पॉइंट का जिक्र कर रहा था कि वहां पर कैसे कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाएगा, कैसे राज्यों के साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास होंगे। पहला नारा था सबका साथ सबका विकास। अरे भारत के ही तो राज्य हैं, भारत के ही प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे ही तो मुख्यमंत्री हैं जो अन्य पार्टियों के होंगे। इतना छोटा मन क्यों रखना? बड़े मन से ही आदमी बड़ा बनता है और बड़े काम कर पाता है। नरेंद्र मोदी जी ने अपने विशाल मन से सबको समेट कर साथ लेकर, विकास में कोई राजनीति नहीं, राजनीति, उन्होंने पहले भाषण में कहा था कि चुनाव का वर्ष अलग होता है, शेष दिन जो होंगे, शेष महीने जो होंगे, शेष वर्ष जो होंगे वो विकास के होंगे, और हम सब विकास में एक साथ बढ़ेंगे। और यही कारण है कि आज देश उनके साथ खड़ा हो रहा है। कोई यह नहीं देख रहा कि मैं किस पार्टी का मुख्यमंत्री हूं। अच्छे काम में, अच्छे साथ में सब लोग खड़े हो रहे हैं। श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, एक भारत बनाने के लिए सब लोग कदम से कदम मिलाकर मित्र आ रहे हैं। चलिए प्रभात जी, लेकिन उम्मीद यही है कि बनारस के जो नई पहली झलक है, उसका पहला चैप्टर कब तक दिखेगा, कब तक वो चमक दिखेगी, उसके आधार पर बाकी जगहों पर शायद हौसला मिले और आगे लोग उससे कुछ सीख ले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। तो पहली खबर में फिलहाल इतना ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का पहली बार विस्तार करने जा रहे हैं। रविवार को दोपहर 1 बजे के बाद नए मंत्री शपथ लेंगे। इसमें मनोहर पर्रिकर के अलावा कई और मंत्रियों की शपथ लेने की उम्मीद है। शपथ ग्रहण समारोह के पहले प्रधानमंत्री अपने नए सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे। जिन लोगों को प्रधानमंत्री ने सुबह चाय पर आमंत्रित किया है, उसमें बिहार के नवादा से सांसद गिरिराज सिंह, पटना से सांसद रामकृपाल यादव के नाम हैं। शपथ समारोह दोपहर 1 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का रक्षा मंत्री बनना तय है। आई हैव बीन इनवाइटेड बाय मोदी जी टू जॉइन द नेशनल कैबिनेट। व्हाटएवर रिस्पांसिबिलिटी मुझे मिली है, वो रिस्पांसिबिलिटी 100% परफेक्टली विथ ऑल पावर्स आई हैव गॉट विल बी एग्जीक्यूटेड। इस बार विस्तार में बीजेपी सहयोगी दलों को भी साथ ले रही है। शिवसेना के कोटे से अनिल देसाई मंत्री बनाए जा सकते हैं, तो टीडीपी ने भी एक मंत्री की पेशकश आने की पुष्टि कर दी है। Prime Minister asked me recommend one name for central cabinet. Immediately I recommend one name. Now Chaudhary MP from Rajya Sabha, we have recommended from our party side. Originally I thought if they give 3, I want to accommodate one person from Telangana. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तेलंगाना से बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र से सांसद हंसराज अहीर और पंजाब के होशियारपुर के सांसद विजय सांपला को भी मोदी सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी, हजारीबाग से सांसद और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा, हरियाणा के जाट नेता बीरेंद्र सिंह, वहीं राजस्थान से कर्नल सोनाराम चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने आज गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली।
इससे पहले मनोहर पर्रिकर ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा ने खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की, लेकिन बाद में उन्होंने नरम रुख अख्तियार कर लिया। मी लक्ष्मीकांत पार्सेकर ईश्वर साक्ष। राजभवन में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने लक्ष्मीकांत पार्सेकर को गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। उनके साथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने भी शपथ ली। निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्भाव किंवा आकस न बाळगता। लक्ष्मीकांत पार्सेकर 2002 में पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2007 और 2012 में भी उन्होंने लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीता। मनोहर पर्रिकर सरकार में वो स्वास्थ्य मंत्री रहे। वो राज्य में पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। आय एम वन अमंगस्ट इक्वल आणि त्यामुळे फुडले सगळे निर्णय हे आम्ही एक टीम ऑफ मिनिस्टर्स असे आम्ही करतले येणाऱ्या काळात आणि सगळे विषय हे हांव इंडिव्हिज्युअली एकटो फेस करचो ना, एक मिनिस्टरांची टीम करतले आम्ही। इससे पहले नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी और बीएस येदियुरप्पा मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने लक्ष्मीकांत पार्सेकर के नाम का प्रस्ताव रखा। वरिष्ठ विधायक फ्रांसिस डिसूजा ने इसका समर्थन किया। लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहब का नाम, जो इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा हैं, इस नाम का उन्होंने समर्थन किया और महादेव नायक और उनके साथ अन्य सभी विधायकों ने इसका अनुमोदन किया। शनिवार को ही मनोहर पर्रिकर ने फैक्स से राज्यपाल को इस्तीफा भेज दिया था। रविवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उनका रक्षा मंत्री बनना तय माना जा रहा है। नए मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर पणजी से दिल्ली तक गहमा गहमी का आलम रहा। इस पर दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक भी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने एक सर्वेक्षण कराया है। सर्वेक्षण में पार्टी को पूर्ण बहुमत के संकेत मिल रहे हैं। तो उधर आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम के नारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने अपने सर्वे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा किया है। पार्टी ने ये सर्वे विधानसभा भंग होने से 2 दिन पहले करवाया था। इसके मुताबिक बीजेपी को 43 से 48 सीटें मिलने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी की सीटें घटकर 15 से 19 तक पहुंच सकती हैं। कांग्रेस को 7 से 11 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती हैं। सर्वे में बीजेपी की बढ़त के लिए राजधानी में महंगाई में कमी, इनकम टैक्स में राहत, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी को कारण बताया गया है। तो ये भी दावा किया गया है कि 53% से ज्यादा युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम को बेहद पसंद किया है। सर्वे के जो आंकड़े आए हैं उनमें कुछ लंबा चौड़ा चौंकाने वाला नहीं है। ये तो एक्सपेक्टेड है ही दिल्ली में। सर्वे में बीजेपी को 41%, आम आदमी पार्टी को 32%, कांग्रेस को 23% और अन्य को 4% वोट मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी के सर्वे के बाद आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर शुक्रवार शाम मोदी फॉर पीएम, अरविंद फॉर सीएम का पोस्टर लगाया गया था, जो कुछ ही मिनटों में हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इस पर सफाई दी है और किसी कार्यकर्ता की शरारत करार दी है। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के अंदरूनी सर्वे पर कई सवाल भी उठाए हैं। अगर बीजेपी इतनी ही मजबूत थी दिल्ली में, तो इतने महीने तक चुनाव क्यों लटकाया? अब तक चुनाव करवा क्यों नहीं लिया? लोगों का जो फैसला है, पहले से लोगों को भ्रमित करना, ये एक फैशन बन गया है सर्वे के माध्यम से। मैं समझता हूँ दिल्ली के लोग उस तमाम चीज़ को बखूबी समझे हैं, क्योंकि दिल्ली में 20 साल लगातार एक पुरसुकून माहौल रहा है और दिल्ली के लोग जो है हमेशा मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अकाली दल गठबंधन को 32 सीटें हासिल हुई थी। आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो कांग्रेस को 8 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं जेडीयू को 1 और अन्य को 1 सीट मिली थी। सर्वेक्षण करा बीजेपी ने अपने लिए खतरा मोड़ लिया है। जहां कार्यकर्ताओं के हौसले और उत्साह बढ़ा है, वहीं ये देखना बेहद अहम होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या कार्यकर्ता उसी उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव के लिए काम करते हैं, और अगर ये विधानसभा चुनाव के नतीजे पलटते हैं तो विपक्षी दलों को एक निशाना साधने का मौका मिल सकता है। कैमरा पर्सन राजेश अग्रवाल के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
बीएसपी के राजाराम और वीर सिंह ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन किया। दोनों के पर्चा भरते वक्त बीएसपी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। राज्यसभा का चुनाव 20 नवंबर को होगा। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई, जिनके लिए अब तक 9 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। महाराष्ट्र में हाल ही में डेंगू से 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 5000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। इनमें मरीजों की तीमारदारी कर रहे एक डॉक्टर की जान भी जा चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आपात बैठक बुलाकर स्वास्थ्य विभाग को बीमारी से युद्धस्तर पर निपटने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के अनेक जिलों में इन दिनों में डेंगू के प्रकोप से लोग दहशत में हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी मुंबई में है। राजधानी मुंबई समेत नासिक, पुणे और नागपुर में बड़ी तादाद में डेंगू के मरीज मिले हैं। खबरों के मुताबिक राज्य के ग्रामीण इलाकों में 2700 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में हैं, तो शहरी इलाकों में यह आंकड़ा 2600 के आसपास है। राज्य भर में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में एक डॉक्टर समेत 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। नागपुर में मरने वालों की तादाद 10 है। पुणे में अब तक 300 से ज्यादा लोग बीमारी की चपेट में है। मुंबई में अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के 650 से ज्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। अकेले बांद्रा में डेंगू के 300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को आपात बैठक की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को युद्ध स्तर पर डेंगू से निपटने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने भूटान के सामाजिक आर्थिक विकास में सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि दोनों देश आपसी हितों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्होंने सार्क संगठन में भूटान की बड़ी भूमिका की हिमायत की। राष्ट्रपति की मौजूदगी में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए 3 समझौतों पर दस्तखत किए गए। राष्ट्रपति भूटान दौरे से अब भारत लौट आए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि भूटान के पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में भारत आर्थिक सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि सार्क समूह में भारत भूटान साझा रूप से बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। There is a deep confidence and trust between our governments and people, and we have ensured that we remain sensitive as closely cooperating neighbors in each other's concerns and vital interests. भारत ने भूटान के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्कूल सुधार कार्यक्रम में मदद का भरोसा दिलाया। दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थाओं के बीच 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। राष्ट्रपति ने जिग्मे वांगचुक पावर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। इस संस्थान में युवाओं को बिजली परियोजनाओं के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। भूटान ने भारत के सहयोग से 2020 तक 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और आसियान के साथ यातायात, संस्कृति और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत में बौद्ध धर्म से जुड़ी जगहों का विकास और निवेश को बढ़ाना अहम है। भारत ने 2016 तक आसियान से व्यापार को $100 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल ये $70 अरब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार की राजधानी नायपीताओ में 12 नवंबर को आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वो 11 नवंबर को म्यांमार जाएंगे। शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी भारत और आसियान के 10 देशों के बीच स्वाभाविक नजदीकी को पटरी पर लाने का खाका पेश करेंगे। Now, people-to-people ties with ASEAN are now a very vibrant chapter in our strategic partnership. We have some robust programs for regular exchange of students, for farmers, for diplomats, media, and also think tanks. बर्दवान विस्फोट मामले में आज पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुख्य आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया। बांग्लादेश का रहने वाला साजिद जमातुल मुजाहिदीन का कमांडर बताया जाता है। इससे पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने साजिद के सहयोगी जियाउल हक को भी मालदा से गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर को हुए इस बम धमाके में 2 संदिग्ध आतंकवादी मारे गए थे और एक घायल हो गया था। एनआईए ने साजिद पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। तमिलनाडु सरकार श्रीलंका में मौत की सजा पाए 5 मछुआरों की सजा के खिलाफ वहां की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी है। सरकार के मुताबिक वो पूरी कोशिश कर रही है कि 10 नवंबर को मौत की सजा के खिलाफ अपील दायर की जाए। कानूनी प्रक्रिया में होने वाले खर्च के लिए राज्य सरकार ने श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त को 20 लाख रुपए भी भेज दिए हैं। कोलंबो में भारतीय मछुआरों का पक्ष रखने के लिए
भारतीय उच्चायुक्त ने बेहतर कानूनी विशेषज्ञ भी तय कर लिए हैं। श्रीलंकाई सेना ने 2011 में 5 भारतीय मछुआरों को मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था और 30 अक्टूबर को कोलंबो हाई कोर्ट ने उन मछुआरों को मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाने का वादा किया है और बदले में चीन ने भी पाकिस्तान में निवेश बढ़ाने का फैसला किया है। चीन की राजधानी बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के बीच $46 बिलियन के 20 समझौतों पर दस्तखत हुए। पाक अधिकृत कश्मीर से सटे चीनी इलाके शिंगयांग में आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। बीजिंग पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आतंकवादी गतिविधियां रोकने का भरोसा दिलाया। इसके एवज में चीन ने भारी बिजली संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश करने का फैसला किया है। चीन पाकिस्तान में आधारभूत संरचना और उद्योगों में भी निवेश पर राजी हुआ है। दोनों देशों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रास्ते आर्थिक कॉरिडोर बनाने के काम में तेजी लाने पर भी सहमति जताई है। हालांकि इस परियोजना पर भारत की तरफ से कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने डॉक्टर PSM चंद्रन को चिकित्सा सलाहकार के पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। उन पर विश्व चैंपियनशिप में जाने वाली महिला मुक्केबाजों के गर्भ परीक्षण विवाद में गलत सूचनाएं देने और अनुशासनहीनता के आरोप हैं। साई ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि चंद्रन मीडिया में जारी उस बयान के लिए जिम्मेदार थे जिसमें आरोप लगाया गया कि विश्व चैंपियनशिप में भाग ले रही महिला मुक्केबाजों को AIBA के नियमों के मुताबिक गर्भ परीक्षण से गुजरना पड़ा और इसमें नाबालिगों के भी गर्भ परीक्षण कराए गए। साई ने कहा कि वो और बॉक्सिंग इंडिया पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी नाबालिग का गर्भ परीक्षण नहीं किया गया, जबकि बाकी खिलाड़ियों का परीक्षण मुक्केबाजों के अनुरोध पर पहले से तय नियमों के मुताबिक ही हुए हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। 4 मैचों की सीरीज के तीसरे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। इसके साथ ही सीरीज में भारत 2-1 से आगे हो गया। इससे पहले बुधवार को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे मैच में 2-1 से हराकर 4 मैचों की सीरीज बराबर की थी। पहले मैच में भारत 0-4 से हार गया था। आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा। और अब बात भारत श्रीलंका वनडे सीरीज की। भारत और श्रीलंका के बीच कल हैदराबाद में तीसरा वनडे होगा। टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में पहले ही 2 मैचों में जीत के साथ 2-0 से आगे है। कल के वनडे में टीम इंडिया जीत की हैट्रिक के इरादे से उतरेगी तो श्रीलंका के सामने सीरीज बचाने की अहम चुनौती होगी। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।